नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी टीकी में। और आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपकी आने वाली टेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं EVS के 30 टॉप मोस्ट IMP क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम C स्तर तक बनाएं, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बना करके उपलब्ध कराया जा सके। तो उक्त कथन यहाँ पर ग्रेड C स्तर का क्या अर्थ है? तो देखिए, यहाँ पर सरकार ने जो निर्देश दिया कि यमुना नदी के जल की गुणवत्ता कम से कम C स्तर के यानी कि C ग्रेड की होना चाहिए। तो यहाँ पर C ग्रेड का मतलब क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें तो सी ग्रेड में यहाँ पर प्रश्न में ही हमें मिल रहा है थोड़ी सी जानकारी कि जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बना करके उपलब्ध कराया जा सके। तो देखिए, सी ग्रेड का जो स्तर होगा उसको हम पीने के पानी में बदल सकते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो अब इसमें सी ग्रेड का मतलब जो होगा वो क्या होगा? तो देखिए, शुद्ध जल। तो देखिए, यदि शुद्ध जल होता तो निश्चित रूप से यहाँ पर वो पीने योग्य ही होता। अब यहाँ पर है थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, ये प्रदर्शित लिखा है, ये प्रदूषित था, प्रदूषित जल। और सी है यहाँ पर औसत दर्जे का प्रदूषित जल, या फिर डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल या फिर औसत दर्जे का प्रदूषित जल, तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए हो जाता है औसत दर्जे का प्रदूषित जल। तो जो औसत दर्जे का प्रदूषित जल होगा वो C स्तर तक का होगा और उससे हम पीने के पानी में, पीने योग्य पानी में बदल सकते हैं, पीने योग्य उपलब्ध बना करके लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो यहाँ पर होगा C विकल्प इसके लिए सही उत्तर। आगे देखिए, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यहाँ पर विकल्प है अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, पूर्वी घाट, या फिर है डी पश्चिमी घाट। तो यदि हम बात करें यहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क की, तो ये आता है यहाँ पर पश्चिमी घाट श्रृंखला में। जी हाँ, विकल्प डी होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। तो यहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में केरल राज्य में ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो काफ़ी सरल सा प्रश्न है। जब खाद्य श्रृंखला परस्पर आपस में समूहित होती है या समूह के रूप में होती है तो उसे हम खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड आदि इनमें से क्या कहेंगे? तो देखिए, जब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में परस्पर जुड़ी होती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम उन्हें खाद्य जाल कहते हैं। तो ऑप्शन सी होगा इसमें सही उत्तर, क्योंकि जब एक खाद्य श्रृंखला जो होती है और दूसरी खाद्य श्रृंखला जो होती है वो एक दूसरे से संबंधित होती है, यानी कि समूह में होती है, तो निश्चित रूप से उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? यहाँ पर पहचानना हमें हाथी, सांप, शेर या फिर बकरी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तो देखिए यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम यदि जो खाद्य श्रृंखला हमारी होती है उसमें उत्पादक होते हैं और फिर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो कि उत्पादक को भक्षण करते हैं, उत्पादक को खाते हैं, यानी कि जैसे कि बकरी हुआ, गाय हुआ, है ना, हिरण हुआ, ये प्राथमिक उपभोक्ता रहते हैं। अब द्वितीयक किन्हें कहते हैं? तो द्वितीयक जो प्राथमिक का भक्षण करते हैं। अब खाद्य श्रृंखलाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जैसे सांप है, तो यहाँ पर सांप एक ऐसा जीव है जो कि एक खाद्य श्रृंखला, जैसे कि उत्पादक हुए, पेड़ पौधे हुए, घास हुई या कुछ भी हुआ, इनको कुछ कीड़े वगैरह खाते हैं, है ना, चूहे खाते हैं, फसल को चूहे खाते हैं, और सांप जो है वो उनको खा सकता है। तो यहाँ पर सांप जो है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। जबकि यदि हम शेर की बात करें तो शेर यहाँ पर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा इसमें जो बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। मानव पर्यावरण संबंध एक रिक्त स्थान संकल्पना है। तो मानव पर्यावरण एक रिक्त स्थान ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये एक धनात्मक संकल्पना होगी। ऑप्शन बी होगा इसमें सही उत्तर।
निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन या फिर है कृषि भूमि? तो यदि हम बात करें यहाँ पर सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र की तो वो यहाँ पर रहेगा समुद्र, क्योंकि यदि देखिए वन की यदि हम बात करें तो पृथ्वी का जो लगभग 73% भाग है वो किससे घिरा हुआ है? जल से। बाकी यहाँ पर यदि हम बात करें तो सिर्फ 25% जो है वो यहाँ पर हमारा भूमि वाला हिस्सा है। तो निश्चित रूप से वन यहाँ पर छोटे परितंत्र के रूप में रहेंगे और समुद्र यहाँ पर एक सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र के रूप में रहेगा। तो ऑप्शन बी बन जाएगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो देखिए सागरीय खरपतवार जो होते हैं समुद्र के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर है डी लोहा। तो हम देखें तो जो सागर का पानी होता है उसमें निश्चित रूप से नमक की मात्रा होती है और जो उसके खरपतवार होते हैं सागरीय खरपतवार यानी कि जल में उगने वाले जो जलीय पादप पौधे वगैरह जो होते हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर जो आयोडीन की मात्रा होती है वो उनमें ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम जो है किस वर्ष आरंभ किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये टेट एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रश्न है। तो यहाँ पर है वर्ष 1982, 1972 या फिर 1981 या फिर है 1973। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम जो था ये शुरू किया गया था। ऑप्शन डी होगा इसमें सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा होगा? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड या फिर सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर होगा सिल्वर आयोडाइड जिसका प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, मेघ बीज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेंजर या फिर ओमनिवोरस। तो यहाँ पर स्क्वेंजर्स जो होते हैं ये कहलाते हैं ऑप्शन सी अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को। तो यहाँ पर स्क्वेंजर यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा और ये मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार की हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा इसमें उत्तर। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं तो पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें या पूजा स्थल या फिर डी है उपरोक्त तो सभी। तो देखिए पर्यावरण के अंतर्गत हम बात करें तो पर्यावरण जो होता है हमारे चारों ओर का परिवेश होता है, वातावरण होता है जिससे कि हम घिरे होते हैं और इसमें ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये शामिल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा इसके लिए उत्तर उपरोक्त सभी। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? तो यहाँ पर है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर है ये सभी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ह्यूमस क्या होता है पहले तो हमें ये समझना है। तो जो कृषि के संबंध में यदि बात करें तो मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम ह्यूमस कहते हैं और उसके अंदर हम देखें तो उसमें सभी प्रकार के जो होती है वो भी सड़ कर मिल जाती है मिट्टी के अंदर और जैविक पदार्थ भी मात्रा भी उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अपघटक जो होते हैं वो ह्यूमस के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए उत्पादक भी इसमें शामिल हो गया, इसी के साथ में अपघटक भी हो गया और कुछ उपभोक्ता, कुछ जीव जो हैं जैविक घटक हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं क्योंकि वो भी नष्ट होने पर उनके शरीर की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का भी अपघटन हो जाता है तो वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर इसमें बन जाता है ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? तो यदि हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कार्य है वो यहाँ पर हो जाता है अपघटक का, क्योंकि अपघटक ही वो ऐसे घटक हैं जो कि इन सब का अपघटन करेंगे और ह्यूमस का निर्माण करेंगे। यदि ये सब चीज़ें अपघटित ना हो तो यहाँ पर ह्यूमस नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें उत्तर। आगे देखिए, चिपको नारा पारिस्थितिकी का स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये किसने गढ़ा था? तो यहाँ पर चिपको का नारा जो था ये पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये नारा गढ़ने वाले कौन थे? तो यहाँ पर है चंडी प्रसाद भट्ट या सुंदरलाल बहुगुणा, श्याम प्रसाद बहुगुणा या फिर श्याम प्रसाद बहुगुणा या फिर बचनी देवी। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों के महत्व का कारण है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस या फिर ग्रीन सिल्वर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा वनों के महत्व का कारण है यहाँ पर ग्रीन गोल्ड, ऑप्शन ए इसमें उत्तर होगा। आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक जो है वो यहाँ पर रहेगा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी होगा इसके लिए सही उत्तर। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो यहाँ पर देखें पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या फिर हैं पक्षी। तो देखिए अपमार्जक जो है वो यहाँ पर रहेंगे जीवाणु और कवक, क्योंकि ये पृथ्वी पर जो भी वनस्पति होती है, जीव जंतु होती है, जो मृत होने पर उनका अपघटन का कार्य करते हैं, तो ये पृथ्वी के अपमार्जक कहलाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? तो काफ़ी सरल सा प्रश्न है और ये दोनों ही फसलें जो हैं ये पूछी जाती है। तो यहाँ पर पूछा रबी की फसल, तो चावल, चना, मूंगफली, कपास। तो इनमें से यहाँ पर सही उत्तर जो होगी वो हमारा होगा इसमें चना जो है वो रबी की फसल रहेगा। आगे देखिए, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से। तो यहाँ पर ग्रीन मफलर जो है वो है ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित यहाँ पर रहेगा। तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए यदि हम देखें तो जो सड़कें होती हैं, राजमार्ग होते हैं, उनमें हम देखें तो उनकी जो दोनों साइड होते हैं वहाँ पर बहुत सारे वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाता है ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। तो ये उसी से संबंधित यहाँ पर रहेगा। आगे देखिए, पोलियो का कारण है, तो पोलियो का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर है कीट। तो यहाँ अगला प्रश्न आता है, गैसीय अपशिष्ट हैं। तो गैसीय अपशिष्ट सब्जी, फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी या फिर है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, और डी है लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा गैसीय अपशिष्ट के रूप में लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं, ऑप्शन डी होगा इसके लिए सही उत्तर। तो यहाँ पर डी विकल्प होगा इसके लिए उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किसी अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? तो देखिए अजैविक पर्यावरण की बात यहाँ पर की जा रही है, पौधे, वायु, पानी या फिर मिट्टी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे पर्यावरण के अंदर जैविक होती है, कुछ होती है अजैविक। तो यहाँ पर देखें पौधे ये जैविक होते हैं, वायु को देखें तो यहाँ पर वायु जो है वो अजैविक है, पानी है अजैविक है, मिट्टी है अजैविक है। तो अजैविक भाग में जिसे नहीं माना जाता, मतलब कि जैविक में माना जाता है, तो वो हो जाता है यहाँ पर पौधे, और पौधे जो है ये जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कॉर्बेट या फिर रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा सरला बहन, ऑप्शन ए होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखिए, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो अभ्यारण्य का संबंध यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, डॉल्फिन संरक्षण। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन सी होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। आगे देखिए, दुनिया के सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसमें दुनिया के सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन जो है वो है सुंदरवन। ठीक है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो होगा पहला विकल्प वो होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, किस ग्रह को एक बोना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? प्लूटो, बुध या फिर बृहस्पति या फिर शनि। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा प्लूटो से बोना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। हमारे सौरमंडल का, परंतु अब से यहाँ पर 2006 से ही प्लूटो को ग्रह का दर्जा वापस ले लिया है, यानी कि इससे शामिल नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में लिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में होकर गुजरती है? मकर, कर्क, भूमध्य रेखा या फिर प्रमुख भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर कर्क रेखा जो है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर
खींची गई रेखा है और ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है और भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? CO, NO या फिर O2 या फिर CO2। तो यहाँ पर बात करें यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की, तो गहन संलग्नता यानी कि काफ़ी स्थायी रूप से ये इसके साथ में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड सही उत्तर। अथवा जल जनित रोग। ट्रांसलाइटिस, अतिसार या फिर है खसरा। तो यहाँ स्थित है जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, सिक्किम में। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए जो होगा वो होगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। तो ऐसा लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्राइट लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या फिर है हाइड्रोफोबिक लवण। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए जो होगा वो होगा हाइग्रोस्कोपिक लवण, ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।